Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So आज 9 फरवरी एंड डे इज़ वेडनेसडे कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है एक टेलीग्राम ग्रुप का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं सारी ये पुरानी पीडीएफ मतलब न्यूज़पेपर की पीडीएफ सब शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आप में से किसी का डीमैट अकाउंट नहीं है और आपको ओपन करवाना है तो मैंने एक नीचे लिंक दिया हुआ है अपस्टॉक्स ऐप करके, उसका लिंक मैंशनड है। वो अपस्टॉक्स ऐप ऑफिशियल ऐप जो है उसी का लिंक है, पर अगर आप उसको मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का फ्री ब्रोकरेज मिलेगा जब तक भी आप ट्रेड करना चाहें उससे। और 1000 रुपीज़ का फ्री ब्रोकरेज का मीनिंग है कि अगर आप लगभग 50,000 के आसपास की ट्रेडिंग कर लेते हैं तब आपका इतना ब्रोकरेज बनता है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो आपके लिए ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में फ्री हो जाएगी एक तरीके से ट्रेडिंग, तो उस वजह से आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा हम जो शुरुआत में हम टर्म्स कवर करते हैं वो करेंगे। आज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्म्स रहेंगी बट मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो कॉल मार्केट पहली टर्म है आज की। तो कॉल मार्केट को मैं कंपेयर करते हुए बताऊँगा शेयर मार्केट से। तो इसका बेसिकली क्या मीनिंग होता है, जैसे शेयर मार्केट में आप क्या कर सकते हैं कि आप कभी भी अपना बिड प्राइस लगा सकते हैं, कितना भी आस्क प्राइस लगा सकते हैं कितने भी क्वांटिटी के लिए, बट उसके बाद जब वो ट्रेड मैच होंगे तभी साथ के साथ वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कॉल मार्केट के अंदर क्या होता है कि पूरा मार्केट एक ही टाइम पर एग्जीक्यूशन लेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन है वो मेरे को सेल करने की कोशिश कर रहा है या मुझे सेल करना चाहता है जब मैं बाय करना चाहता हूँ उसी प्राइस के ऊपर, तो उसी टाइम मेरा आपका शेयर का पूरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। बट कॉल मार्केट में जो भी मार्केट्स या जो भी चीज़ें ट्रेड करती हैं उनका ट्रांजैक्शन तब तक नहीं होगा जब तक मार्केट खुलेगा नहीं, और मार्केट खुलता है सिर्फ वंस अ डे, पूरे दिन में एक बार। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उससे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इसका मीनिंग बताया। अगर ये आपको समझ में भी नहीं आया तो भी इसमें कोई इतना ज़्यादा रेलिवेंट बात नहीं है। बट नेक्स्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन के लिए मैंने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर मैंने लिया है गोल्ड, आपका फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 50,000 रुपीज़। कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि 52,000 रुपीज़ गोल्ड का प्राइस हो जाएगा एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद। ये सिर्फ पूरी दुनिया में आपको पता है। अब यहाँ पे हो सकता है कि कोई ऐसा जूलर हो जिसके साथ आप ट्रेड में अग्रीमेंट कर लें कि मैं आज के प्राइस पर आपसे 1 महीने बाद खरीदूंगा, आज के प्राइस के ऊपर 1 महीने बाद आपसे खरीदूंगा। ऐसा हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हमने यहाँ पर। हो सकता है कि आपके पास आज की डेट में पैसा नहीं है बट आपको, क्योंकि सिंस आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो आप इससे कुछ अर्न करना चाहते हैं, इसीलिए आपने फ्यूचर में ये कमा लिया। तो ये हो सकता है आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, बट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास ऑब्लिगेशन है कि आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन झूठी निकल जाए और 50,000 है तो इससे हो सकता है कि 48,000 पर चले जाए, तो आपको भी लॉस हो सकता है। तो उस वजह से क्या है, यहाँ पर आपके पास ऑब्लिगेशन बन गई। अब यहाँ पर ये होता है फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसा हमने आज की टर्म में देखना है, इसके अंदर आपके पास ये ऑब्लिगेशन नहीं होता, आपके पास एक राइट होता है। यानी कि क्या होगा, आपको एक प्रीमियम का अमाउंट देना पड़ेगा। मान लेते हैं आपको यहाँ पर 100 रुपये देने पड़ेंगे। 100 रुपये में आपने क्या ले लिया, आपने ये सेम कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, बट इसके अंदर आपको ये 100 रुपये तो पे करने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। बट इसमें आपके पास ऑब्लिगेशन है, मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है। इसमें आपको ये खरीदना चाहते हैं 50,000 पे तो आप खरीदें, नहीं चाहते तो मना भी कर सकते हैं। यानी मान लेते हैं कि कल को 50,000 से 48,000 पर ही आ गया गोल्ड का प्राइस, तो आप मना भी कर सकते हैं, नहीं मैं नहीं खरीदना चाहता। सिर्फ आपके 100 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा और बाकी सब आपका बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा ऑप्शन मार्केट ट्रेड करता है। तो ये यहाँ पर ये टर्म थी सेकेंड। आगे चले तो कॉल रिस्क। कॉल रिस्क का बेसिकली मीनिंग होता है, जैसे एक बॉन्ड कोई गवर्नमेंट या कोई कंपनी इशू करती है तो बॉन्ड के साथ डेट एक लिखी होती है जिस पे वो कंपनी विड्रॉ करेगी पैसे, मतलब आपको वापस अपने पैसे दे देगी और जो भी आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी सब कुछ बनता है वो आपको पूरा पे हो जाएगा। बट कॉल रिस्क में क्या होता है, एक कॉल ऑप्शन होता है बेसिकली बॉन्ड्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि कंपनी या गवर्नमेंट कभी भी अपना बॉन्ड वापस मंगा सकती है। हो सकता है कि इंटरेस्ट पूरे मार्केट के अंदर गिर गया हो, और जब गवर्नमेंट ने इशू करे थे बॉन्ड्स जब 6% पे करे थे, और आज की डेट में गवर्नमेंट इजीली 2.5% पे पैसा उठा सकती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 6% वालों को वापस बुला लेगी और 2.5% वालों को वापस से इशू कर देगी, तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा बच जाएगा। तो ये जब चीज़ें कुछ सिनेरियोज बनते हैं तब ये कॉल रिस्क रहता है कि आपको इंटरेस्ट का लॉस हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है, द रिस्क दैट द इशूअर विल बाय बैक द बॉन्ड इशू द प्रायर टू द मैच्योरिटी थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ कॉल प्रोविजन। तो ऐसा सब बॉन्ड्स के अंदर नहीं होता।
अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है किसी टर्म शीट के अंदर, तभी ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। अब हम नोट्स ओपन कर लेते हैं और हम आज की मेन न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ है आपकी, लीगल केस FRL लेंडर्स सेट टू टेक कंट्रोल ऑफ कंपनीज कैश फ्लोज। तो बेसिकली आपको हो सकता है अभी बैकग्राउंड ना पता हो, तो बैकग्राउंड थोड़ा सा बेसिक है। यहाँ पर क्या है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आपको नहीं पता तो बिग बाज़ार इनका ही ब्रांड है। बिग बाज़ार, फैशन बिग बाज़ार, सेंट्रल, इनके कुछ बड़े ब्रांड्स हैं। अब इसमें हुआ क्या था थोड़े टाइम पहले, मैं बहुत ही बेसिक रख रहा हूँ बातों को क्योंकि ये बैकग्राउंड वाली बातें चल रही हैं अभी। तो उसमें हुआ क्या था थोड़े टाइम पहले कि यहाँ पर अमेज़ॉन ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट में टर्म थी कि ये अपना कोई भी असेट, कोई भी कंपनी रिलायंस को सेल नहीं कर सकते। ये किस लिए किया था? ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अमेज़ॉन को मिल जाए। अब यहाँ पर थोड़े टाइम पहले क्या हुआ कि ये कंपनी बिल्कुल बैंकरप्सी की हालत में चली गई, तो उसकी वजह से रिलायंस ही एक था जो आगे आया और रिलायंस ने एक प्रपोजल रखा इनके सामने, जो कि बहुत बड़ा प्रपोजल था, पूरी लगभग कंपनी अक्वायर करने का प्रपोजल था। तो उसमें हुआ क्या कि ऑब्वियसली बात है अमेज़ॉन को उससे दिक्कत हुई, तो अमेज़ॉन ने काफ़ी सारे, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सिंगापुर के आर्बिट्रेशन कोर्ट में हुआ, बट ये सब होते होते फाइनल कंक्लूजन पे अभी कुछ पहुंचा नहीं है कोई भी चीज़। बट हुआ क्या है कि FRL के जो लेंडर्स थे, जो कि फॉर द टाइम बीइंग चुप बैठे थे बहुत टाइम से क्योंकि ये सब केसेस चल रहे थे, तो अब उन्होंने एक स्टेप लिया है, वो इस न्यूज़ के अंदर आया है यहाँ पर। अब देखेंगे लेंडर्स ने क्या किया। तो बेसिकली हुआ क्या था, इसके भी बैकग्राउंड में थोड़ी सी छोटी सी बात है कि FRL ने एक और छोटा सा डिफ़ॉल्ट किया है 3494 करोड़ रुपीज़ का लास्ट मंथ। तो ये डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट बेसिकली ये है कि इनका ये इतने का किसी से लोन होगा, वो लोन की मेच्योरिटी डेट पिछले मंथ, तो सिंस वो आपकी ख़त्म हो गई है, जो आपका मेच्योरिटी का पीरियड है, लोन का पीरियड है, इसीलिए आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बोल रहे हैं इसको। हालांकि जो बाकी लोन है उसको भी आप डिफ़ॉल्ट ही बोलेंगे क्योंकि कंपनी के पास कोई भी हालत में वापस पे करने की वो नहीं है, फाइनेंशियल्स नहीं है। तो ये चीज़ हुई। ईयर लॉन्ग बैटल विद अमेजॉन एंड रिलायंस, तो ये चीज़ मैंने कवर कर ली है, ये यहाँ पर बैकग्राउंड वाली बात हो गई। करंटली हैज़ 13,800 करोड़ रुपीज़ ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स। तो इतना अभी आउटस्टैंडिंग लोन इनके पास पड़ा हुआ है। इसके अलावा आगे देखेंगे तो फॉर नाउ, तो अब यहाँ पर जो मेन सबसे ज़्यादा बात है जो अब होगा फ्यूचर के अंदर, वो ये है कि यहाँ पर 5% जो कंपनी के रेवेन्यू हैं वो अब लेंडर्स के पास जा रहे होंगे। कोई लेंडर्स को फ़र्क नहीं पड़ता कितनी कॉस्ट आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट लेंडर्स के पास 5% रेवेन्यू का जा रहा होगा। तो इस चीज़ यहाँ पे इस तरीके से है। बाकी इसके अंदर 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट निकलते हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है तो ये वोकेबलरी के वर्ड्स का एक नया इनिशिएटिव है जो हमने लिया है। इसके अंदर पूरे आर्टिकल के अंदर जो भी एक अच्छा वर्ड लगता है वोकेबलरी का, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पे पहला टर्म है यूनानिमस, तो ये बेसिकली मीनिंग है इन अग्रीमेंट, और रिकास्ट का मीनिंग है गिविंग डिफरेंट शेप्स। तो ये हो गया यहाँ पर। आगे चले तो डिजिटल रुपी शुड रिमेन एनोनिमस। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने इंटरव्यू किया है नानंद नीलकेनी के साथ। तो हो सकता है आपको इनका नाम या ऐसे ही पता ना हो, बट ये बहुत ही सीनियर मेंबर है इन्फोसिस के। ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट पर अभी है। अब इसके अंदर हुआ क्या है कि यहाँ पर इन्होंने इंटरव्यू दिया तो उसके अंदर कुछ इनके ओपिनियन रखे, तो इसके अंदर न्यूज़ नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है वो कवर कर लिए हैं, बट वो भी ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो ये हुआ यहाँ पर बिल्ड अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ UPI भीम आधार। तो यहाँ पर ये डिजिटल रुपी की बात करें, जो CBDC के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो उसकी बात कर रहे हैं उसके अंदर। अब ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स टू एक्सेस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो ये सब चीज़ें आपकी UPI भीम और आधार कार्ड के इंटरनेट से लिंक्ड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है, तो उसके ऊपर वो बिल्ड अपॉन कर सकते हैं। अब आपको अगर नहीं पता तो इन्फोसिस, TCS ऐसी बड़ी कंपनी को गवर्नमेंट के ऐसे टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट्स जाते हैं, तो इनको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इस बारे में, इसीलिए ये अगर कह रहे हैं कि इसके ऊपर बिल्ड हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर। अब आगे देखें तो एनोनिमस जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, ये आप वैसे वोकेबलरी के सेंस में भी देख सकते हैं और न्यूज़ के सेंस में भी आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे डिजिटल रुपी का गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि यहाँ पर पूरा विजिबिलिटी रहे, यानी कि किसने किसको पे किया ढंग से पता चलता रहे सभी को। बट वो चीज़ ये डिसएग्री कर रहे हैं जो आपके नानंद नीलकेनी जी हैं। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर डिसएग्रीमेंट नहीं होना, मतलब ऐसे विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एनोनिमिटी होनी चाहिए। एनोनिमिटी से मतलब क्या हुआ कि किसने किसको कितना पेमेंट किया या किस टाइम पे पेमेंट किया, किस लोकेशन पे जो सेंडर और रिसीवर्स थे, ये सब चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। पब्लिकली छोड़ो, ये होनी नहीं चाहिए अवेलेबल।
ये सब कुछ एनोनिमस होना चाहिए। अब इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल कभी कभी लेता हूँ। जैसे अगर आपने कोई इंस्टाग्राम पे कन्फेशंस वाले पेज देखे होंगे, या आपने कोई भी एनोनिमस कन्फेशन वाली साइट या कुछ देखा होगा, उसके ऊपर क्या होता है कि आप अपने बारे में, किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, आपका कोई नाम नहीं जाता है वहाँ पर, तो वो एक एनोनिमस चीज़ होती है इस तरीके से। अब एस बी आई मूव्स एन सी एल टी अगेंस्ट एस एल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो एस एल ग्रुप ऑफ कंपनीज है, मैं पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ, जो कि सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर है आपका मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और पैकेजिंग, ये तीन मेन बिजनेस सेक्टर्स हैं जिसमें ये पूरा ग्रुप काम करता है। इसके अंदर एक इनकी सब्सिडरी कह सकते हैं या स्पेशल पर्पस व्हीकल, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो आपकी फाइनेंस के अंदर डील करती है। एक इनकी होम फाइनेंस है, एक पर्सनल फाइनेंस भी है, और बहुत सारे फाइनेंस वाले हैं इनकी कंपनीज। तो उनके अंदर से दो कंपनीज की यहाँ पे बात करें, वो वैसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, और उससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि पूरे ग्रुप की बात ही हुई है एक तरीके से। तो एस जो है उसका उन दो कंपनीज के अंदर 100 करोड़ रुपीज़ का लोन का एक्सपोजर है। एक्सपोजर का मीनिंग क्या हुआ कि 100 करोड़ रुपीज़ का लोन दिया हुआ है उन दो कंपनीज के अंदर। तो वो भी अपने आप में फाइनेंस की कंपनीज हैं, तो एक्सपेक्टेड यही रहता है कि इतना वापस पेमेंट हो जाएगा। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एन के पास एस मूव ऑन कर चुका है। एस एन के अंदर क्या होता है कि एन मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसको आप, जैसे ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, तो ट्रिब्यूनल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस लड़े जाते हैं। जैसे अगर कोई भी अगर ट्रिब्यूनल जो टैक्स से रिलेटेड है, तो टैक्स से रिलेटेड सारे केस उसके अंदर लड़े जाएंगे। जो भी उसके केसेस या जजेस होंगे और जो उसके एडवोकेट्स वगैरह सब होंगे, तो वो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड होते चले जाएंगे, तो बेटर डिसीजंस लेने की वहाँ पर कैपेसिटी बन जाती है। इसीलिए एन आपका सेटअप भी हुआ था। अब यहाँ पर एन के अंदर ये केस चला गया है, और इसके अंदर सिंस ये रीपे नहीं कर पा रही हैं, तो यहाँ पर बैंकरप्सी की भी चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए इंडियन बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड में भी ये चीज़ चली गई है। तो ये हुआ यहाँ पर। अब पॉपुलर इन एस एल, हो सकता है आपको एस एल के बारे में अभी भी समझ में ना आया हो, तो आपने इसका लोगो ज़रूर देखा होगा। इसका लोगो कुछ ऐसा होता है ई, और यहाँ पर ऐसे बहुत बड़ा सा टिक होता है, तो ये चीज़ इनका लोगो हो सकता है आपने देखा हो। बाकी इसके अलावा डिश टीवी इनका बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, सिटी नेटवर्क्स भी इनका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, और ये सिटी SITI वाला ही है, CITI वाला नहीं। हालांकि आगे चलेंगे, वर्ड्स इसके अंदर एक ही वर्ड मेन निकलता है, जो मैं आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में बता रहा था, उसी से ये आया है। तो इंसॉल्वेंसी का मीनिंग होता है नॉट एबल टू पे डेट। तो अगेन मैं इसको कॉन्ट्रास्ट में देख के बताऊँगा। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मीनिंग होता है, अगर कोई पर्सन सॉल्वेंट है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पर जितना भी उसने लायबिलिटी ले रखी है वो उसको रीपे कर सकता है। इंसॉल्वेंट का मीनिंग हुआ कि जितना उसने लायबिलिटी ले रखी है वो उसको रीपे नहीं कर पाएगा ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो ये चीज़ हुई यहाँ पर। CBI सीज ग्राफ्ट केस अगेंस्ट राणा कपूर ADAG फर्म्स। अब यहाँ पे हुआ क्या कि CBI जो है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक केस देखा है जिसके अंदर राणा कपूर ने ADAG मतलब आपका अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, तो ये उनका पूरे ग्रुप का नाम है। सिंस वो ग्रुप बहुत ज़्यादा ऐसे बैंकरप्ट है और उसकी कुछ मतलब बैड इमेज आप कह सकते हैं, मैं कुछ यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, स्कैंडलाइज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बैड इमेज वर्ड यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि येस बैंक ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, और येस बैंक से ही है राणा कपूर जो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर क्या है कि CBI इस इंक्वायरी के अंदर, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर, प्रिलिमिनरी यहाँ पर आप वोकैबुलरी का वर्ड भी कह सकते हैं, तो प्रिलिमिनरी मतलब शुरुआती इंक्वायरी के अंदर, शुरुआती इंक्वायरी के अंदर जो राणा कपूर ने इस ADAG की फर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो उनके ऊपर इस वजह से 2 FIR दर्ज हो सकती हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। बाकी इसके अंदर और ग्राफ्ट केस जो वाली बात है, वो इसी केस की बात कर रहे हैं जो हो सकता है इम्पोज उनके ऊपर हो जाए। तो इतनी बड़ी कोई बाकी न्यूज़ नहीं थी इसके अंदर। आगे चले तो औरोबिंदो इन एडवांस टॉक्स विद ग्लोबल PE फंड्स क्लोजेस इन ऑन 1 बिलियन फंड रेस। तो बेसिकली यहाँ पर औरोबिंदो फार्मा कंपनी है जो मैंशनड है, औरोबिंदो सिर्फ लिखा था हेडलाइन के अंदर, इसीलिए मैंने औरोबिंदो फार्मा लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर। इन्वेस्टर्स इसके अंदर रहेंगे आपके ब्लैकस्टोन, एडवेंट इंटरनेशनल और आपकी CVC कैपिटल, इनके अंदर कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिससे 1 बिलियन की फंड रेस की ये बात कर चुके हैं फाइनली। और यहाँ पर 20 to 30% का ये स्टेक अपना सेल करेंगे इनको। ये क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन तीनों के अंदर, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनमें कैसे ये बंटवारा होगा, तो वो सब अभी रिवील नहीं किया गया है। अब इसके अंदर देखिए तो फाइनल एग्रीमेंट इस फिस्कल के एंड तक हो जाएगा। अब फिस्कल का कई लोगों को मीनिंग नहीं पता होगा। फिस्कल मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग हुआ कि आपका जो मार्च से पीरियड या अप्रैल से पीरियड कहना चाहिए स्टार्ट होता है,
और 31 मार्च तक जाता है। तो 31 मार्च आपकी आने वाली है, तो तब तक की ही बात यहाँ पर करे जा रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं बेसिकली मार्च तक आपका ये पूरा अग्रीमेंट हो जाएगा। आगे चले तो इसके अंदर वर्ड्स एक ही वर्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ड, सॉरी 2 वर्ड्स है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ROW की फुल फॉर्म है, जिसका मीनिंग है फॉरेन, यहाँ से रेफर करता है। ऑन्कोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स, जो कि यहाँ पर बेसिकली ये जो औरोबिंदो फार्मा है वो इसके अंदर सम सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन रखते हैं और सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बनाते हैं, तो वो चीज़ इसलिए यहाँ पे मेंशन की गई है। अदानी विल्मर एंड्स डे 1 ऑन डी स्ट्रीट विद 15.3% ऑफ गेन। तो अभी बेसिकली IPO अदानी विल्मर का जो आया था, अदानी विल्मर अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ओन करते हैं, जैसे फॉर्चून एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जो इनका ओन और पॉपुलर है काफ़ी। पाल्मोलिव ऑयल जो बनाते हैं और वो रिफाइंड वगैरह, तो वो सब चीज़ें इनके अंदर आती हैं। तो उनका IPO आया था और उनकी लिस्टिंग हो चुकी है ट्यूसडे को। IPO प्राइस आपका 230 था, ऑल्दो जो आपका लिस्टिंग हुई वो 221 पर हुई, यानी कि कम पर हुई, बट पहले ही दिन में काफ़ी अच्छा गेन 15% का गेन देखने को मिला और 235 पे आपका IPO जाकर क्लोज हुआ, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हुई। अब लिस्टिंग जो बिलो होती है, जो जैसे IPO आपका 230 पे मिला था और 221 पे आपकी लिस्टिंग हुई, तो इस बिलो लिस्टिंग होने को लिस्टेड एट डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये जो आपका एक ऐसे वोकैबुलरी की टर्म भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं अगेन। तो लिस्टिंग एट डिस्काउंट यहाँ पर ये हुआ जो आपका 221 पे लिस्ट। अब इसके अलावा टोटल IPO का सब्सक्रिप्शन अगर देखेंगे तो 17.4 टाइम्स आपका टोटल IPO सब्सक्राइब हुआ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि पहले IPO जब आते थे तो 100 टाइम्स, आपके 80 टाइम्स, 70 टाइम्स तो बहुत ईजीली चले जाते थे, और इस IPO का भी साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट उसके बावजूद भी 17.4 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन आया। तो आप कह सकते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ सैचुरेशन इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर आ चुकी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा अब लोगों में क्रेज़ नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स ज़रूर हैं जिसकी वजह से लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं जितनी वो कर सकते हैं, तो वो चीज़ हुई यहाँ पर। अब इसके अंदर देखेंगे तो बैंक्स हेडेड फॉर प्राइवेटाइजेशन मे गेट मोस्ट ऑफ एलोकेटेड फंड्स। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कई सारे बैंक्स, आप सभी को पता है प्राइवेटाइजेशन होने वाली है उनकी। जैसे अगर मैं आपको लास्ट पॉइंट पे सबसे पहले बताऊँ तो CBI का मतलब है यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि RBI को रेफ़र नहीं कर रहे हैं, एक अलग से पूरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो चीज़ है। और दूसरा है IOB, दैट इज़ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इन दोनों बैंक्स के अंदर आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, इन दोनों बैंक्स को प्राइवेटाइज सबसे पहले किया जाएगा। अब इनको प्राइवेटाइज करने के लिए क्या है कि जो इनकी बुक्स हैं उनको थोड़ा आपकी गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि थोड़ा इनको बढ़ा दिया जाए लीगल तरीके से, पूरे सही तरीके से। तो उसके अंदर होगा क्या कि एक बहुत ही बड़ा चंक दिया गया, 15,000 करोड़ रुपीज़ अमाउंट एलोकेट किया गया पिछले बजट के अंदर। इस बजट की बात नहीं करते हैं अभी के लिए, तो पिछले बजट के अंदर 15,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए थे बैंक को कैपिटलाइज करने के लिए। बैंक को कैपिटलाइज करना का क्या मीनिंग होता है, मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है, बैंक्स को बेसिकली ये पूरा जो असेट है या जो फंड्स हैं वो दे देंगे और वो उनकी कैपिटल के नाम पर डाल देंगे, यानी कि पूरे बैंक की बैलेंस शीट बढ़ जाएगी और उसके ऊपर कोई लोन लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो अगर मैं बहुत ही बेसिक टर्म्स के अंदर बोलूँ तो आप फ्री का पैसा इसको बोल सकते हैं कि बैंक्स को फ्री का पैसा मिलने वाला है। और उसके अंदर होगा ये कि इसकी वजह से जो प्राइवेटाइजेशन होगा या जो कंपनी अपना IPO लाएगी, जब बैंक्स अपना IPO लाएंगे या फिर कोई भी फंड रेज होता है किसी भी तरीके से, तो वो आपका एक हायर वैल्यूएशन पर हो पाएगा, क्योंकि कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन कैपिटल की वजह से बढ़ जाएगी। तो वो चीज़ हुई यहाँ पर। बट नो फंड एलोकेशन इन दिस बजट। बट क्योंकि आप सभी को सेंस भी हो रहा होगा कि इतनी ज़्यादा सेंसिबल बात नहीं है गवर्नमेंट के करने के लिए कि सिर्फ हायर वैल्यूएशन के लिए, और वैसी बात है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉफिट्स होंगे इसकी वजह से, बट हाँ ये इतनी ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है। तो उसकी वजह से नो फंड एलोकेशन इन दिस बजट, तो इस बजट के अंदर 0 रुपये, मतलब कुछ भी इसको नहीं दिया हुआ इस वाले प्रोसीजर के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर। आगे चलेंगे, एयरटेल पर यूज़र रेवेन्यू राइजेस बट नेट फॉल्स। तो यहाँ पर क्या है कि पर यूज़र का क्या मीनिंग है सबसे पहले, और नेट का क्या मीनिंग है ये देखते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में ये बात चल रही है कि एयरटेल ने अपने थर्ड क्वार्टर मतलब अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने का जो पीरियड है 2021 का, इसके जो रिजल्ट्स थे वो भी ट्यूसडे को निकाल दिए, कल निकाल दिए। तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बूस्ट हुआ ARPU के अंदर। ARPU मतलब आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, इसके अंदर बूस्ट आया 6.5% से, और अभी 135 समथिंग पे चला गया है। तो वो चीज़ हुई यहाँ पर यूज़र के अलावा जो नेट लिखा हुआ है, नेट का क्या मीनिंग है,
नेट का मीनिंग है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपका फॉल कर गया एक्चुअली, आपका ARPU बढ़ते हुए और नेट प्रॉफिट फॉल करते हुए। काफ़ी एक डिजास्टर्स सी सिचुएशन है, या फिर आप कह सकते हैं कि इससे कोई मीनिंग नहीं निकलता है पूरी सिचुएशन का, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो वो चीज़ हुई यहाँ पर 854 और 830 करोड़ रुपीज़ का आपका, अगर आप क्वार्टर को कंपेयर करेंगे, जो पिछले से पिछले साल आपका क्वार्टर था Q3, तो उसका आपका 854 करोड़ था रेवेन्यू और पिछले साल वाले का 830 करोड़ रहा। तो ये चीज़ यहाँ पर कंपेयर की गई है, जो आपका लगभग 15% का फॉल है। तो इस तरीके से यहाँ पर बाकी पूरा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने वोकेबलरी आज थोड़ी सी और इंक्लूड की है, इतनी ज़्यादा सब में नहीं की है, हर आर्टिकल के अंदर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स के अंदर होती भी नहीं है और कुछ आर्टिकल्स के अंदर अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।